गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हमको बेटा क्लास 12th केमिस्ट्री के जैव अणु चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखना है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं बेटा। अब उनमें से पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है, हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का क्या करना है बेटा, उल्लेख करना है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। हमारे शरीर दो तरह के संचार के लिए हार्मोन का उपयोग करता है। जो हमारा शरीर है वो दो प्रकार के संचार के लिए हार्मोन का प्रयोग करता है। पहले प्रकार दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बीच संचार है। पहले किसके लिए यूज होता है बेटा, दो अंतःस्रावियों के बीच में संचार के लिए। एक ग्रंथि एक हार्मोन्स को जारी करती है तथा दूसरी ग्रंथि को उसके द्वारा जारी किए जाने वाले हार्मोन के स्तर को बदलने के लिए उत्तेजित करती है। तो पहली ग्रंथि जो होगी वो हार्मोन्स को रिलीज कर दे और दूसरी ग्रंथि क्या होगी, उस हार्मोन के स्तर को बदलने के लिए उसको उत्तेजित करेगी। इसका एक उदाहरण आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड ग्रंथियों के बीच में जो संचार होता है, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। बस इतना लिख देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए बेटा, एमिनो अम्ल ऐसे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो एमिनो अम्ल क्या है बेटा, ऐसे यौगिक हैं जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह और एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल, मतलब दोनों समूह उपस्थित होते हैं। एक से ज़्यादा होने चाहिए, एक हो या एक से ज़्यादा हो, एमिनो समूह भी और कार्बोक्सिलिक समूह भी एमिनो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। एमिनो अम्ल कहलाते हैं, ये शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो अम्ल होते हैं बेटा, ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इन्हें जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। और इन अम्लों को हम लोग, एमिनो अम्लों को जीवन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक मानते हैं। ग्लाइसिन एमिनो अम्ल हीम बनाने के में काम आता है। जो ग्लाइसिन एमिनो अम्ल होता है ये हीम बनाने में काम होता है। इसका समान सूत्र होता है RCHNH2COH। ये आपका एक एमिनो अम्ल हो गया। इसमें एमीन समूह भी होने चाहिए और कार्बोक्सिलिक समूह भी होने चाहिए। और देखिए क्या पूछा था इस क्वेश्चन में बेटा, ये तो हो गया एमीन। और न्यूक्लिक अम्ल, अब न्यूक्लिक अम्ल की बात कर लेते हैं बेटा। ध्यान देखिए, न्यूक्लिक अम्ल बेटा क्या है, किसी कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों को नियमन करते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। किसी कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्य का नियमन करते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ये जैव अणु होते हैं, ये आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित और संचारित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सुधार लेना बेटा, ये एमिनो अम्ल नहीं, यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल कर लेना। यहाँ पे आप लोग क्या कर लेना बेटा, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, हाँ, नियमन करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ये जैविक अणु होते हैं जो आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित और संचारित करते हैं। ये एक प्रकार के जैविक अणु हैं जिनका कार्य है बेटा आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित और संचारित करना। ये न्यूक्लियोटाइड एकलकों से मिलकर बने बहुलक होते हैं। और ये किन से मिलकर बने बहुलक होते हैं बेटा, तो याद रखें बेटा, न्यूक्लियोटाइड एकलकों से मिलकर बने बहुलक होते हैं। इनमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। इनमें फास्फोरस की मात्रा क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में मदद करते हैं। और इनका मुख्य कार्य होता है बेटा आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपको तैयार करना है वो है, योग बहुलीकरण क्या है। दो उदाहरण देना है कि योग बहुलीकरण क्या होता है और इससे संबंधित दो आपको उदाहरण देने हैं। तो देखिए बेटा, योग बहुलकीकरण यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे एकलकों की एक बड़ी संख्या आपस में जुड़कर एक लंबी बहुलक श्रृंखला का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में कोई अन्य उत्पाद नहीं बनते हैं। इस प्रक्रिया में एकलकों के दोहरे या तिहरे बंध टूटकर एकल बंधों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में सभी एकलक एक जैसे होते हैं। तो देखिए, योग बहुलीकरण क्या है बेटा, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। पहली बात ये याद रखना कि ये एक कैसी प्रक्रिया है बेटा, रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें बहुत छोटे छोटे मोनोमर आपस में जुड़ करके एक बड़ी और लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में साथ में कोई अन्य उत्पाद नहीं बनेगा। सारे छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ करके एक अणु में बदल जाते हैं। इसमें कोई अन्य अणु नहीं बनता साथ में। इस प्रक्रिया, ठीक है, इस प्रक्रिया में एकलकों के दोहरे या तिहरे बंध टूटकर, अगर किसी एकलक में दोहरा डबल बॉन्ड या त्रिबंध है तो वो सब टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में सभी जो एकलक होते हैं वो एक जैसे हो जाते हैं। उदाहरण,
जैसे हमारा एकलक है बिनाइल क्लोराइड, सूत्र होता है C2H3Cl। अब हम अगर बात करते हैं बेटा इसके लिए किसकी, बहुलक की, तो इसका बहुलक होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका बहुलक क्या होता है बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। रिएक्शन देख लीजिए, ये होता है CH2CHCl, ये आपका है बिनाइल क्लोराइड। अब इसका जब हम पॉलीमर बनाएंगे तो बनेगा CH2Cl, Cl के N अणु आपस में जुड़ जाएंगे, तो इस प्रक्रिया का नाम होता है बेटा, ये हो गया पॉलीविनाइल। अगर हम इसके विषय में थोड़ा सा और समझ लें कि बिनाइल क्लोराइड के अणु आपस में जुड़कर पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं, जिसे व्यापारिक भाषा में हम पीवीसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं बेटा, पीवीसी के नाम से जानते हैं। यह पीवीसी पाइप, इलेक्ट्रिकल, इंसुलिन और प्लास्टिक बनाने में उपयोग किया जाता है। और ये जो पीवीसी होता है पाइप, प्लास्टिक तथा इंसुलिन बनाने में उपयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है बेटा, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और इसके जैविक कार्य की व्याख्या कीजिए। न्यूक्लिक अम्ल की संरचना क्या है और इसके जैविक कार्यों की व्याख्या करना है। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, तो अब नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा, आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आरएनए पे आपको क्या लिखना है बेटा, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि आरएनए क्या होता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का पूरा नाम बेटा क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसे हिंदी में राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यह एक न्यूक्लिक अम्ल है, यह एक क्या है बेटा, न्यूक्लिक अम्ल है, जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। यह एक जटिल अणु है जो डीएनए के समान होता है। और यह एक प्रकार का बेटा जटिल अणु है जो किसके समान होता है बेटा, डीएनए के समान होता है, परंतु इसमें कुछ अंतर भी होता है और इसमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर भी होता है डीएनए से। तो इतना लिख देना पर्याप्त है बेटा कि आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसको हिंदी में राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यह एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। ये एक जटिल अणु है जिसकी संरचना लगभग डीएनए के जैसी होती है, पर इसमें कुछ अंतर भी होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, प्रोटीन क्या है, इसके मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता, प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है, समझाइए। देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, 5 नंबर का क्वेश्चन था बेटा। इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे पहला क्वेश्चन है प्रोटीन क्या है, इसके मुख्य स्रोत, मानव शरीर के लिए उपयोगिता और इसके विकृतीकरण। तो देखिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बेटा। पहली बात आते हैं प्रोटीन में। तो प्रोटीन एक जैविक यौगिक है। याद रखना बेटा कि जो प्रोटीन है वो एक प्रकार का बेटा कैसा यौगिक है, जैविक यौगिक है। प्रोटीन एक प्रकार का कैसा यौगिक है बेटा, जैविक यौगिक है, जो एमिनो अम्ल की लंबी श्रृंखलाओं से बना होता है। जो किससे मिलकर बना होता है बेटा, एमिनो अम्ल की लंबी श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। ये एमिनो अम्ल बंधनों के माध्यम से जुड़े होते हैं। और ये जो एमिनो अम्ल होते हैं ये बंधनों के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये बंधन ही प्रोटीन की संरचना और कार्य का निर्धारण करते हैं। और ये जिस बंधनों के द्वारा एमिनो अम्ल आपस में जुड़े होते हैं, वही बंधन प्रोटीन की संरचना और कार्य का निर्धारण करते हैं। प्रोटीन जीवन के सभी जीवित अंगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और याद रखना है बेटा कि प्रोटीन जो है जीवन के सभी जीवित अंगों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया कि प्रोटीन क्या है। और क्या पूछा बेटा, इसके मुख्य स्रोत। देखिए प्रोटीन के अगर हम मुख्य स्रोतों की बात करें तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत बेटा, प्रोटीन के निम्नलिखित स्रोत होते हैं। एक होता है पशुवृत्ति स्रोत और एक होता है वनस्पतिक स्रोत। पशुवृत्ति स्रोत का मतलब है जो हमें पशुओं से मिलता है, जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, दही आदि। वनस्पतिक स्रोत है जो हमको पेड़ पौधों से मिलते हैं, जैसे दालें हो गई, मसूर, चना, राजमा आदि, बादाम हो गई, मूंगफली हो गई, अनाज हो गया आदि। ये हो गया मुख्य स्रोत। अगला बेटा क्या है इसमें, मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता। किसके लिए बेटा, मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता। तो ध्यान से देखिए बेटा, मानव शरीर के लिए उपयोगिता, ऊतकों और अंगों का निर्माण और मरम्मत। पहला तो इसका कार्य होता है बेटा कि मानव शरीर के जो ऊतक या अंग होते हैं उनका निर्माण करना और उनकी मरम्मत करना। प्रोटीन शरीर के अंगों जैसे ऊतकों और कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। याद रखना बेटा, प्रोटीन शरीर के अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत के लिए क्या है बेटा, आवश्यक है। एंजाइमों का निर्माण, प्रोटीन एंजाइमों के रूप में कार्य करते हैं जो शरीर की रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेजी से पूरा करते हैं। जो प्रोटीन होते हैं बेटा ये एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं जो शरीर की रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेजी से पूरा करते हैं। एंजाइम के बिना प्रोटीन सही ढंग से कार्य करना असंभव है और बिना एंजाइम के प्रोटीन सही ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इसका जो उपयोगिता है वो है हार्मोन्स के उत्पादन में। किसमें बेटा, हार्मोन्स के
उत्पादन में कई हार्मोन्स जैसे इंसुलिन और थायरॉक्सिन प्रोटीन के बने होते हैं। कई हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन से ही बनते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, और शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को क्या करते हैं बेटा, नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट, इसका उपयोग अगर देखें बेटा, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन, तो प्रोटीन एंटीबॉडी के रूप में कार्य करते हैं जो शरीर को विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में यदि शरीर को अन्य ऊर्जा स्रोतों से कमी हो जाती है, यदि शरीर को अन्य ऊर्जा स्रोतों में कमी हो जाती है तो प्रोटीन ऊर्जा के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये तो इसकी उपयोगिता हो गई। अगला क्वेश्चन इसी में क्या पूछा बेटा, प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है। प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य, तो देखिए प्रोटीन का विकृतीकरण बेटा, प्रोटीन के विकृतीकरण से तात्पर्य है प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन होना, जिसके कारण प्रोटीन के जैविक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो प्रोटीन के विकृतीकरण का बेसिक मतलब है बेटा कि प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन हो रहा है, और अगर प्रोटीन की संरचना बदल गई इसका मतलब उसके जैविक गुण भी बदल जाएंगे। प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण कौन कौन से होते हैं बेटा, पहला कारण है तापमान। उच्च तापमान पर प्रोटीन की संरचना टूट जाती है। उदाहरण, अंडे के सफेद भाग पकाने के बाद ठोस हो जाता है। पीएच मान, अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय माध्यम में प्रोटीन अपने जैविक गुणों को बदल देती है या खो देती है। तो ये इसका प्रॉपर आंसर। तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आया था, इसलिए इस तरह से इसको एक एक चीजें इसमें बतानी होगी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। आपसे पूछ रहा है बेटा कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है और इसके दो महत्वपूर्ण कार्यों को लिखना। तो ध्यान से देखिए बेटा, न्यूक्लिक अम्ल ये प्रकृति में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक होते हैं। पहली बात याद रखना है कि ये प्रकृति में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक हैं। ये सभी जीवित प्राणियों में बहुत आम बात है, इनका पाया जाना किसी भी जीवित प्राणियों में एक आम बात है। ये पृथ्वी पर उपस्थित हर जीवित प्राणी की जीवित कोशिकाओं में सूचना बनाते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं बेटा, वो संसार में जितने भी जीवित प्राणी उन सब की जीवित कोशिकाओं में सूचना बनाते हैं और इन्हें एनकोड भी करते हैं, और उनको क्या करते हैं बेटा, एनकोड भी करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के कार्य की अगर हम बात करें तो पहला कार्य है बेटा, ये कोशिकाओं में सूचना ले जाते हैं। ये कोशिकाओं में क्या ले जाते हैं बेटा, सूचना ले जाते हैं। ये आनुवांशिक सामग्री बनाते हैं। दूसरी इनका कार्य है कि ये आनुवांशिक सामग्री को बनाते हैं। तो दो कार्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ग्लूकोज में कार्बोनिल, एल्डिहाइड तथा 5 OH समूह की उपस्थिति के लिए अभिक्रियाओं की समीकरण दीजिए। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में दो रासायनिक परीक्षण भी लिखिए। दो रासायनिक क्या लिखिए बेटा, परीक्षण भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन देखिए मैं करा चुका हूँ, तो आज मैं नहीं करा रहा हूँ। ग्लूकोज में आपको सिद्ध करना है कि कार्बोनिल समूह होता है, एक रिएक्शन दे देना है। एल्डिहाइड समूह होता है, एक रिएक्शन दे देना है। ग्लूकोज 5 OH समूह लगे हैं, ये सब सिद्ध कर देना है कि ग्लूकोज में। इन सब के लिए केमिकल रिएक्शन मैं बता चुका हूँ, तो अपने हिसाब से आप लोग कर लेना, ठीक है। और क्या पूछा है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो रासायनिक परीक्षण भी देना है। दोनों अंतर दोनों में लिखने के, एक टालेन लिख देना और एक लिख देना आप लोग बेटा फेलिंग विलियन के साथ। तो ग्लूकोज दोनों के साथ रिएक्शन देगा, फ्रक्टोज के साथ नहीं देगा। तो ये अपने से कर लेना, इसको नहीं मैं करा रहा हूँ बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना की व्याख्या कीजिए। प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना की आपको क्या करना है बेटा, व्याख्या करना है। तो देखिए प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन के कार्य कि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो प्रोटीन की संरचना होती है बेटा, वो प्रोटीन के कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि प्रोटीन किसी कारण से अपना संरचनात्मक स्तर पर अपना आकार खो देता है तो यह कार्यात्मक नहीं रह सकता। यदि प्रोटीन किसी कारण से अपने संरचना को बदल देता है तो उसका कार्य भी खत्म हो जाएगी, ये उन्होंने कहा है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना की अगर हम बात करें बेटा, तो इस संरचना में एमिनो अम्ल विशिष्ट क्रम में पेप्टाइड बंध से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस संरचना में जो एमिनो अम्ल होते हैं वो बेटा, वो विशिष्ट क्रम में पेप्टाइड बंध से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसे ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं, और इसे ही प्रोटीन की क्या कहते हैं बेटा, प्राथमिक संरचना कहते हैं। उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन, उदाहरण में क्या आ जाएगा बेटा, हीमोग्लोबिन। और द्वितीयक प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं बेटा, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में हाइड्रोजन बंध बनने के कारण संरचना में
कुंडलन होने से द्वितीयक संरचना का निर्माण होता है। यह हाइड्रोजन बंध पेप्टाइड बंधों में कार्बोनिल समूह तथा NH समूह के मध्य बनता है। ये जो हाइड्रोजन बंध पेप्टाइड बंधों में बनता है वो किसके बीच में बनता है बेटा? कार्बोनिल समूह तथा एमिनो समूह के बीच में बनता है। ये आपकी द्वितीयक संरचना हो गई। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के बीच में अंतर लिखिए। तो आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं तथा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में अंतर लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैं पीछे करा चुका हूँ, तो मैं नहीं करा रहा हूँ। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको टॉप 10 जैव अणु के चैप्टर के क्वेश्चनों को बता दिया है कि बस इन चैप्टरों को आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।